वर्ल्ड में आजकल क्या हाल है, ये हम इस चैप्टर से पता लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे दो देश की कहानियां। तो चाइल्ड में डेमोक्रेसी थी। 1970 अलेंदे नाम का इंसान चाइल्ड का प्रेसिडेंट बन गया और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया बना दिया। बच्चों के लिए फ्री में उनको दूध दिया जाता था। लैंड को भी रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे लैंडलेस फार्मर्स को खेती करने के लिए जमीन मिल गई। वो फॉरेन कंपनीज को भी रोक रहा था चाइल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज को माइन करने से। और ये सब वो गरीब और मजदूरों के लिए कर रहा था, जो कि अमीर और बड़े लोगों को पसंद नहीं आया। और फिर 11 सितंबर 1973 को मिलिट्री कूप हुआ, यानी मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को खत्म करके अपना रूल शुरू कर दिया। और ये हुआ कैसे? तो सबसे पहले मिलिट्री ने डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया और प्रेसिडेंट को भी रिजाइन करने के लिए कहा, पर अलांदे नहीं माना। तो आर्मी ने उसका पूरा घर उड़ा दिया, बूम बूम बूम, और उसमें अलांदे भी उड़ गया। और इस कूप को यूएसए ने भी सपोर्ट किया था और कूप करने के लिए आर्मी को बहुत सारे पैसे भी दिए। ये सब यूएसए ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें अलांदे का गरीबों के लिए काम करना अच्छा नहीं लगा। तो आर्मी का जनरल पिनोशी वहां का प्रेसिडेंट बन गया अगले 17 सालों के लिए। तो यार, यहाँ पे लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट को हटाकर वो खुद बैठ गया प्रेसिडेंट की गद्दी पर। अब कोई उसे अपोज नहीं करता था। जो वो चाहता था देश में वही होता था। जो भी उसके खिलाफ होता वो उसे मरवा देता। और एयरफोर्स का जो चीफ था, जिसका नाम एल्बर्तो बिस्लेथ था, वो भी इस कूप को अपोज कर रहा था। तो पिनोशी ने उसका भी राम नाम सत्य कर दिया और उसकी बेटी और वाइफ को जेल में डालकर बहुत टॉर्चर किया। फिर 1988 में रेफरेंडम हुआ, जिसमें पिनोशी को मुंह की खानी पड़ी और मिलिट्री डिक्टेटरशिप का एंड हो गया और डेमोक्रेसी को दोबारा रिस्टोर किया गया। और 2006 में तो गजब ही हो गया। मिशेल बेचलेट चाइल्ड की प्रेसिडेंट बन गई। ये वही लड़की है जिसको बचपन में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, यानी एल्बर्तो बेचलेट की बेटी। चलो, यहाँ तो हैप्पी एंडिंग हो गई। अब स्टोरी नंबर 2 पे आते हैं और उसकी भी हैप्पी एंडिंग कराते हैं। ये कहानी है पोलैंड की। वहां एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। और इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं थी और ना किसी को दूसरी पार्टी बनाना अलाउड था। और जैसा कि हर कहानी में होता है, जो भी उनके खिलाफ बोलते उनको पनिश कर दिया जाता था। पोलैंड में सारे बड़े बड़े बिजनेस गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। और एक बार क्या हुआ, लेनिन शिपयार्ड पर एक वुमेन काम करती थी और उसको गवर्नमेंट ने बेवजह जॉब से निकाल दिया। तो उस शिपयार्ड के वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से स्ट्राइक करना इलीगल था। बाद में इस स्ट्राइक को लेक वलेशा ज्वाइन करता है, जिसे गवर्नमेंट ने 1976 में हटा दिया था क्योंकि उसने गवर्नमेंट से तनख्वाह बढ़ाने की मांग की थी। और जब इसने स्ट्राइक ज्वाइन की तो ये बहुत पॉपुलर हो गई और पूरा शहर इस स्ट्राइक को सपोर्ट करने लगा। और फिर वर्कर्स ने अपनी डिमांड्स भी बढ़ा दी, जैसे कि सेंसरशिप बंद हो, स्ट्राइक ट्रेड यूनियन को लीगल करो, वगैरह वगैरह। और फिर गवर्नमेंट को इनके सामने झुकना ही पड़ा। और फिर एक सॉलिडेरिटी नाम का नया ट्रेड यूनियन बना। और यारो, ट्रेड यूनियन एक टाइप के वर्कर्स का ग्रुप होता है। जैसे मान लो इंडिया के सारे टीचर्स एक ग्रुप बना ले, ऑल इंडिया एजुकेशनल रॉकस्टार एसोसिएशन, तो इसे हम ट्रेड यूनियन कहेंगे, जिसमें टीचर्स अपनी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं।
तो सिमिलरली पोलैंड में भी सॉलिडेरिटी नाम का एक ट्रेड यूनियन बन गया जो मजदूरों के लिए था, लेकिन इसमें बाकी लोग भी आ गए और 1 साल में ही 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हो गए। इसको देखकर सरकार की फट गई और गवर्नमेंट वैसे ही करप्शन में डूबी हुई थी, तो इससे पहले कोई बड़ी स्ट्राइक हो गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया, यानी लोगों के राइट्स छीन लिए और मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करती थी। और इसको अपोज करने के लिए लोगों ने बहुत सारी स्ट्राइक्स शुरू कर दी पूरे देश में, और दोबारा गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी। और इस बार इलेक्शन हुए जिसमें 100 में से 99 सीट्स सॉलिडेरिटी ने जीत ली और वलेशा पोलैंड का प्रेसिडेंट बन गया। और ऐसे ही इस कहानी का भी हैप्पी एंड हो जाता है। तो इन दोनों स्टोरीज में 2 बातें कॉमन थी। फर्स्ट, दोनों देश के लोगों ने अपने रूलर्स को चूज नहीं किया था, और सेकंड, दोनों ही देश के लोगों के पास फ्रीडम टू स्पीच, प्रोटेस्ट जैसी बेसिक चीजें नहीं थी। वो खुद अपनी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते थे। तो अब हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। और वो 2 चीजें हैं, फर्स्ट, लोगों के पास पावर होनी चाहिए और उन्हें ही डिसाइड करना चाहिए कि देश का हेड कौन बनेगा और कौन देश को कंट्रोल करेगा। सेकंड, लोगों के पास फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट जैसी बेसिक चीजें होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन या खुद की कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना भी अलाउड होना चाहिए। अबे यार, ये सीबीएसई वाले भी ना, अगर यही 2 बात बतानी थी तो ऐसे ही बता देते। इतनी लंबी कहानी बनाने की क्या जरूरत थी। काश यार हमारा भी कोई यूनियन होता, ऑल इंडिया पढ़ाई करने वाले बालक एसोसिएशन, और फिर हम भी सीबीएसई को कंट्रोल कर सकते। तो अगर इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं तो हम लोग भी अपना एक यूनियन बनाएंगे। और हाँ, हमारी यूनियन का नाम क्या होना चाहिए ये कमेंट करके बताओ, या फिर यही सही है, ऑल इंडिया पढ़ाई करने वाले बालक एसोसिएशन। दोस्तों, 20वीं सदी में हमारी दुनिया में एक बहुत तगड़ा ट्रेंड आया। ये ट्रेंड था डेमोक्रेसी का। 20th सेंचुरी में बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक बन गई, लेकिन डेमोक्रेसी का क्रेज हर जगह सेम नहीं था। यानी अफ्रीका और एशिया में बहुत लिमिटेड कंट्रीज ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनी। फिलहाल वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे रूलर्स हैं या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। तो यारो, ये डेमोक्रेसी फैशन में कैसे आई और क्या क्या हुआ, यानी इन शॉर्ट अब हम डेमोक्रेसी की जर्नी देखेंगे। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी की लड़ाई फ्रांस में हुई थी, और फिर यहाँ आधी अधूरी सी डेमोक्रेसी आई थी। और इस पे तो पूरा एक चैप्टर दे रखा है हिस्ट्री की बुक में, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, और जिसने देख ली भाई दोबारा देख लियो, रिवीजन हो जाएगा। और अगर बात करें ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की तो वो यूएसए है। ये ब्रिटिश के अंडर थे, पर 1787 में आजाद होने के बाद डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दी। लेकिन इनकी डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक पीपल को वोट डालने की इजाजत नहीं थी, और हर कंट्री के अपने ही रूल्स थे कि सिर्फ मेल वोट करेंगे या जिसके पास जमीन है सिर्फ वो वोट करेंगे। तो जहां हर कोई वोट डाल सके, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मेल हो या फीमेल, वाइट हो या ब्लैक, उसे हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। और ये सबसे पहले न्यूजीलैंड ने शुरू किया था। तो ये थी 1900 से पहले की कहानी, जहां सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंट्रीज में ही डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी। और ये कंट्रीज भी परफेक्ट नहीं थी, इनकी डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे फ्लॉज थे। अब हम बात करेंगे 20th सेंचुरी की, जिसमें कॉलोनियलिज्म खत्म होने की वजह से बहुत सारे देश आजाद हो गए
और डेमोक्रेटिक बन गए। ज्यादातर कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद आजाद हुई। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में एंड हुआ था और इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया और डेमोक्रेटिक बन गया। और आज इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हर कंट्री के लिए ये डेमोक्रेसी का सफर इतना सुहाना नहीं रहा। जैसे अगर हम बात करें घाना की, तो उन्हें ब्रिटिशर्स से 1957 में आजादी मिली। यहाँ एक अनकुरमा नाम का लीडर था जिसने घाना को इंडिपेंडेंस दिलवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। फिर इलेक्शन हुए तो वो उसमें जीत गया और फिर उसने दोबारा कभी इलेक्शन होने ही नहीं दिए और अपने आप को हमेशा के लिए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन भाई घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा। और ये कौन सी तोप है? मिलिट्री वालों ने अपनी तोपें दिखाकर 1966 में मिलिट्री कूप कर दिया और फिर मिलिट्री ने रूल किया और अभी घाना दोबारा डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक और बार 1990s में डेमोक्रेसी फैशन में आई। इस टाइम पे भी बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक बन गई। एक रीजन था सोवियत यूनियन का 1991 में एंड हो जाना, जिससे 15 नए देश बने। और इस टाइम पे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में भी बहुत सारे चेंजेस आए। पाकिस्तान और बांग्लादेश जहां पर आर्मी का रूल था, वहां पर एक बार दोबारा डेमोक्रेसी आ गई। नेपाल के किंग ने भी पावर्स गिव अप करके वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एस्टेब्लिश कर दी। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं टिका। 1999 में पाकिस्तान में दोबारा मिलिट्री रूल आ गया और 2005 में नेपाल में भी दोबारा किंग आ गया और अब दोबारा ये लोग डेमोक्रेटिक बन गए हैं। अबे यार, मतलब मजाक चल रहा है क्या कोई? कभी डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री, कभी किंग। यार ये एक बार में डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? इनको चाहिए क्या? तो 2005 तक 140 कंट्रीज में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई थी। अब इतने सारे देशों की बात कर ली है तो एक और सही। इस बार म्यांमार की बारी है। इन्हें 1948 में इंडिपेंडेंस मिला था और इन्होंने डेमोक्रेसी को चुना, पर 1962 में मिलिट्री कूप हुआ और डेमोक्रेसी की एक बार फिर से टाई फिस हो गई। लेकिन यहाँ दोबारा 1990 में इलेक्शन हुए और सोची जीत गई। लेकिन मिलिट्री ने रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया और अपना रूल कंटिन्यू करती गई। सोची को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और जो भी मिलिट्री की बुराई करता उन्हें 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता। मिलिट्री की बहुत ही बेकार पॉलिसीज की वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने तो देश ही छोड़ दिया। तो इनका स्ट्रगल अभी जारी है और म्यांमार के पास सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी का ग्लोबल लेवल पे क्या हाल है। तो तुमने यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना तो सुना देता हूं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के लिए रूल्स बनाती है और वर्ल्ड में शांति बनी रहे, यही इसका मेन मोटिव है। 193 कंट्रीज इसका पार्ट है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की गवर्नमेंट है। यूएन का एक पार्ट है जनरल असेंबली। ये स्कूल की असेंबली से अलग है। इस असेंबली में ये पूरे वर्ल्ड के लिए पॉलिसीज बनाते हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, जैसे कि सी में क्या रूल्स होने चाहिए, स्पेस में क्या रूल्स होने चाहिए, वगैरह वगैरह। और ये सब डिसाइड होता है वोटिंग से। हर कंट्री के पास एक वोट होता है। यूएन सिक्योरिटी भी यूएन का एक पार्ट है। इसका रोल है कि वर्ल्ड में शांति बनी रहे और अगर कभी किसी 2 कंट्रीज में लड़ाई हो तो जो कंट्री गलत है उसको सबक सिखाया जाए। यूएन की अपनी खुद की आर्मी होती है जो जरूरत पड़ने पर मिशंस पे जाती है। यूएनएससी के सिर्फ 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर जिनका नाम है यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके। इसके बाद आते हैं 10 टेम्परेरी मेंबर्स जो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं।
लेकिन असली पावर सिर्फ उन 5 देशों के पास ही होती है, और इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसका नाम है वीटो। अगर इन्हें कोई डिसीजन पसंद नहीं आया तो ये साफ मना कर सकते हैं और फिर वो डिसीजन लागू नहीं होता। तो एक तरह से इधर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वर्ल्ड की सिक्योरिटी 5 कंट्रीज के हाथों में है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं होगा, और शायद इसीलिए हमेशा कहीं ना कहीं पर वॉर्स चलते रहते हैं। और अब जरा मैं तुम्हें एक सैड फैक्ट बता दूं। जब यूएनएससी बन रही थी तो इंडिया को उसका 5th मेंबर बनाया जा रहा था, लेकिन अपने चाचा नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और ये कहा, ये सीट तुम इंडिया की जगह चाइना को दे दो। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं, इंडिया की ऐसी तैसी हो रखी है और चाइना उस सीट पे बैठ के ऐश कर रहा है। पता नहीं क्या सोच के नेहरू जी ने ये ऑफर ठुकरा दिया। नेक्स्ट है IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बेसिकली कंट्रीज को लोन देता है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, और किस कंट्री को लोन मिलेगा किसे नहीं, ये डिसीजन भी वोटिंग से होता है। इसमें टोटल 188 कंट्रीज हैं, लेकिन हर कंट्री की वोट की वैल्यू अलग अलग है, और वोट की वैल्यू डिसाइड होती है कि उस कंट्री ने IMF में कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है। और इधर आधे से ज्यादा पावर 7 देशों के पास है, और वो है रशिया, USA, चाइना, फ्रांस, UK, जापान और सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये लोग IMF में सबसे ज्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा पैसे USA देता है। और जो IMF का हेड है वो हमेशा USA का सिटीजन बनता है। तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी का कोई भी नामो निशान नहीं है। और वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेसी ना होने का मेन रीजन है कि USA जो एक सुपर पावर है वो नहीं चाहता कि ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी आए, क्योंकि अगर ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी आ गई तो उनका जो पूरा वर्ल्ड पे कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। अभी वर्ल्ड में वही होता है जो USA चाहता है, और इसीलिए वो अपनी इस पावर को गिव अप नहीं करना चाहता। तो USA जैसे देश दूसरी कंट्रीज को डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए फोर्स भी करते हैं। उनका मानना है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उन्हें दूसरी कंट्रीज को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए, और ऐसा करने के लिए USA जैसी कंट्रीज दूसरी कंट्रीज पे अटैक कर देती है और उन्हें जबरदस्ती डेमोक्रेटिक बनाती है। इराक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो 1932 में ब्रिटिशर्स से आजाद हुए, और फिर 1968 में सद्दाम हुसैन ने मिलिट्री कूप कर दिया और अपनी खुद की पार्टी को पावर में ले आया। उसकी पार्टी का नाम था अरब सोशलिस्ट बैथ पार्टी। उसकी पार्टी ने इस्लाम के बहुत सारे लॉज बंद कर दिए और वुमेन्स को भी वोट देने का राइट दे दिया। तो ये सब काम उसकी पार्टी ने किया, और फिर 1979 में वो प्रेसिडेंट भी बन गया, और फिर अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता उसका काम तमाम हो जाता। ऐसे करके उसने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। फिर US और ब्रिटेन ने कहा कि इराक के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और फिर UN की टीम इराक में गई और सर्च ऑपरेशन किया तो उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी US और उसके साथियों ने इराक पर अटैक कर दिया और उस पे कब्जा कर लिया। 2003 में सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया और उसकी सारी पावर्स छीन ली गई। वहां डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दी गई। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि UNSC का काम है कि वर्ल्ड में शांति बनी रहे, और यहाँ पर तो इराक और USA में वॉर चल रहा है। UN ने कहा भी था कि ये वॉर इलीगल है, लेकिन फिर भी USA का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो इससे प्रूव होता है USA जो चाहता है वही होता है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। बस इसी के साथ चैप्टर का भी अंत हुआ। और हाँ, हर चैप्टर